कैसे हो दोस्तों आप सभी। आप सभी का एग्जाम वर्ड में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप क्लास 10 साइंस के स्टूडेंट हो, चाहे राजस्थान बोर्ड हो चाहे एमपी बोर्ड हो, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही। आज के वीडियो में हम साइंस क्लास 10 का लेसन 1 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं आज का अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण। यह अध्याय आपको 6 अंक दिलाएगा बोर्ड एग्जाम में। अंक 6। और इस अध्याय में हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में, रासायनिक समीकरण के बारे में, रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है, संक्षारण और विकृतगंधिता। ये देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण के प्रकार, रासायनिक समीकरण के प्रकार। जैसे नंबर 1 शब्द समीकरण, नंबर 2 रासायनिक समीकरण, नंबर 3 कंकाली समीकरण, नंबर 4 संतुलित रासायनिक समीकरण, नंबर 5 असंतुलित रासायनिक समीकरण। इसके पश्चात हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार इसमें देखते हैं। नंबर 1 संयोजन अभिक्रिया, नंबर 2 वियोजन अभिक्रिया, नंबर 3 ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, नंबर 4 ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया,
नंबर 5 अवक्षेपण अभिक्रिया। नंबर 6 विस्थापन अभिक्रिया। नंबर 7 द्विविस्थापन अभिक्रिया। और आगे पढ़ेंगे हम नंबर 7 ये रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। यहां तक हो गया। इसके पश्चात हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक संचारण। संचारण और विकृत गंधिता। विकृत गंधिता। और इसी के साथ हमारा ये अध्याय संपूर्ण हो जाएगा। सबसे लास्ट में विकृत गंधिता। तो आइए शुरू करते हैं रासायनिक अभिक्रिया। नंबर 1 पॉइंट रासायनिक अभिक्रिया। अब यह अध्याय शुरू होने जा रहा है रासायनिक अभिक्रिया। शुरुआत में हम पिछले ज्ञान से थोड़ा सा जुड़ते हैं। पिछली कक्षाओं में हमने कक्षा 8 भी हो चाहे क्लास 9 हो, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ा था। थोड़ा सा उनके बारे में जान लेते हैं हम कि प्रकृति में होने वाले ऐसे परिवर्तन जो अस्थायी होते हैं, उनमें केवल पदार्थ की भौतिक अवस्था परिवर्तित होती है। उन्हें हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं, जैसे बर्फ का पिघलना, कांच का टूटना, ये भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। और रासायनिक परिवर्तन जो पूर्णतया स्थायी रूप से बदल जाता है पदार्थ, और रासायनिक परिवर्तन क्यों होते हैं रासायनिक परिवर्तन? क्योंकि पदार्थ के अणुओं के मध्य रासायनिक बंध टूटते हैं और नए बंधों का निर्माण होता है, इसलिए रासायनिक परिवर्तन हो जाते हैं। और रासायनिक परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ही संपन्न होते हैं, इसलिए इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन और रासायनिक अभिक्रिया दोनों एक दूसरे से बहुत घनिष्ठ है। रासायनिक परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ही संपन्न होते हैं। तो पिछली क्लासों से हम आगे बढ़ जाते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जानकारी। क्या होती है रासायनिक अभिक्रिया? सुनिए, जब एकल पदार्थ टूटकर या एक से अधिक पदार्थ मिलकर कोई नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जब कोई एकल अभिकारक टूटकर या अन्य पदार्थ से मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे नंबर 1, वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम
ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कर रहा है, ये एक रासायनिक परिवर्तन है और रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। इसके अलावा हम और देखते हैं उदाहरण, जैसे लोहे में जंग लगना, भोजन का पाचन, फलों का पकना, ये सब रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ही संपन्न होते हैं। और एक बार यदि स्थायी रूप ले लें तो दोबारा से पुनः प्रारंभिक अवस्था में कभी नहीं लौटते। उदाहरण, मैग्नीशियम रिबन का वायु की उपस्थिति में जलना एक रासायनिक अभिक्रिया है। नंबर 2, लोहे में जंग लगना। भोजन का पाचन, यह भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। फलों का पकना, रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया अच्छे से अब समझ में आ गई होगी आपको। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात हम थोड़ा सा रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले और बनने वाले पदार्थों के बारे में जानकारी ले लेते हैं। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में हम उत्पाद, क्रियाकारक या उत्प्रेरक की और जानकारी ले लेते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले या क्रिया करने वाले पदार्थों को क्रियाकारक या अभिकारक कहते हैं, और जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं उन्हें उत्पाद कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन करने वाले पदार्थों को उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे कोई पदार्थ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन गैस क्रिया कर मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO का निर्माण करते हैं। यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन गैस अभिकारक या क्रियाकारक कहलाएंगे। इन्हें क्या कहेंगे? क्रियाकारक। और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, ये उत्पाद कहलाए। अगर इस अभिक्रिया में कोई पदार्थ जो इसके वेग में परिवर्तन कर सके उसे हम उत्प्रेरक कहेंगे। हालांकि यहाँ पर उत्प्रेरक काम में नहीं आता है, ये एक उदाहरण के तौर पर है। चलो नेक्स्ट। इसके पश्चात हम पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण क्या है? किसी रासायनिक अभिक्रिया को उसके सूत्रों और प्रतीक चिन्हों की सहायता से प्रकट करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे अभी हमने अभिक्रिया देखी, मैग्नीशियम ऑक्सीजन गैस के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। तो हम इसे शॉर्ट रूप में, संक्षिप्त रूप में इसके प्रतीक चिन्ह मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से दर्शाकर हम यहाँ पर रासायनिक समीकरण के रूप में लिख सकते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया को किसी रासायनिक अभिक्रिया को उसके सूत्रों एवं प्रतीक चिन्हों की सहायता से
प्रकट करना या दर्शाना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। पेन को थोड़ा सा बारीक कर लेते हैं। उदाहरण के तौर पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन गैस क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कर रही है। तो यहाँ पर हम इसको समीकरण के रूप में लिखेंगे Mg प्लस O2 बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। ये रासायनिक समीकरण है। आइए देखते हैं इसे शब्द समीकरण के रूप में कैसे लिखते हैं। नंबर 1, शब्द समीकरण। शब्द समीकरण के रूप में मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गैस तीर का चिन्ह मैग्नीशियम ऑक्साइड। यह शब्द समीकरण कहलाता है। और ऊपर जो हमने लिखी है यह रासायनिक समीकरण। ये क्या है? रासायनिक समीकरण। अब देखिए अगला कंकाली समीकरण। कंकाली समीकरण। यहां पर देखिए मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गैस क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कर रही है। इस ओर बाईं ओर ऑक्सीजन गैस के 2 परमाणु हैं जबकि दाईं ओर 1 परमाणु, अर्थात यह समीकरण संतुलित नहीं है। इस अभिक्रिया में क्रियाकारक और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या समान नहीं है, अतः इसे हम कंकाली समीकरण कहेंगे। अगली होती है संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में बाईं ओर और दाईं ओर क्रियाकारक और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या समान हो तो उसे हम संतुलित समीकरण कहेंगे। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। यहाँ पर यदि हम 2 लिखते हैं तो दोनों तरफ ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या 2 हो जाती है, और यहाँ भी हम 2 लिख दें तो मैग्नीशियम के परमाणुओं की संख्या भी 2 हो जाती है। यह संतुलित समीकरण कहलाता है। असंतुलित समीकरण में दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है। यह हो गया रासायनिक समीकरण के बारे में। अब आगे देखते हैं हम रासायनिक समीकरण को संतुलित कर कैसे संतुलित करते हैं। अगला टॉपिक संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण जब अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक एवं उत्पाद के परमाणुओं की संख्या समान हो तो उसे
संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित इस प्रकार से कर सकते हैं। संतुलित करना, इसके लिए हम एक विधि है जिसका नाम हिट एंड ट्रायल लेकर उसे संतुलित कर सकते हैं। देखते हैं समीकरण को संतुलित करना। समीकरण को संतुलित कर, और यह विधि है हिट एंड ट्रायल विधि। हिट एंड ट्रायल विधि अर्थात प्रयास करें और प्रयास करें। किसी समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले हम उस रासायनिक अभिक्रिया को जो संपन्न हुई है समीकरण के रूप में लिख देते हैं। लिखने के पश्चात जो क्रियाकारक भाग ले रहे हैं उनके सभी सूत्रों को एक बॉक्स या कोष्ठक में बंद कर देते हैं। बंद करने के पश्चात हम देखते हैं कि इस अभिक्रिया में या समीकरण में सबसे ज्यादा किस तत्व के परमाणुओं की संख्या है का चयन करेंगे, और दाईं तरफ और बाईं तरफ एक सूची बना लेंगे प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की। फिर जिस तत्व के परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक है उन्हें संतुलित करेंगे, और उसके पश्चात अन्य तत्व के परमाणुओं की संख्या को भी संतुलित कर देंगे, और सबसे लास्ट में उस समीकरण की भौतिक अवस्था लिख देंगे। इस तरह से हमारी समीकरण संतुलित हो जाए। संतुलित करना, हिट एंड ट्राई विधि। नंबर 1, सबसे पहले क्या करते हैं, हम रासायनिक समीकरण लिखते हैं। रासायनिक समीकरण लिखना, सबसे पहले उसे लिखेंगे। फिर इसके पश्चात क्रियाकारक एवं उत्पाद के सभी सूत्रों को बॉक्स के अंदर या कोष्ठक में अंदर बंद कर देते हैं। बंद कर देते हैं। तीसरा पॉइंट याद रखेंगे, बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं करना है। बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं करना है। कुछ भी नहीं करना है। इसके पश्चात दाईं तरफ, दाईं ओर तथा बाईं ओर सभी तत्वों के परमाणुओं की सूची बनाते हैं। सूची बनाते हैं। फिर अगला स्टेप लेते हैं। सूची में सबसे अधिक
संख्या वाले तत्व के परमाणुओं को संतुलित करते हैं। परमाणुओं को संतुलित करते हैं। इसके पश्चात अन्य सभी परमाणुओं को संतुलित करते हैं। इस तरह से हमारी समीकरण संतुलित हो जाएगी और सबसे लास्ट में क्रियाकारक और उत्पाद के भौतिक अवस्थाओं को भी दर्शाते हैं। अंत में क्रियाकारक एवं उत्पाद की भौतिक अवस्था लिखते हैं। इसके पश्चात हम एक उदाहरण लेकर रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखते हैं हिट और ट्राई विधि से। आइए देखते हैं उदाहरण। आयरन की क्रिया जल के साथ कराते हैं H2O, Fe+ H2O क्रियाकारक के रूप में लेते हैं और यहाँ पर बनता है आयरन ऑक्साइड Fe3O4 और साथ में हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। जंग का सूत्र नाम सुना होगा आपने। लोहा जंग के साथ जंग का निर्माण करता है जल से क्रिया करके नमी की उपस्थिति में। तो हिट एंड ट्राई विधि सबसे पहले हमें बोलती है कि समीकरण में जो भी क्रियाकारक और उत्पाद है उनके आगे बॉक्स का निर्माण कर देंगे। ये बॉक्स बना दिया भाई Fe3O4 के आगे और H2 के आगे। इस तरह से ये बॉक्स बन जाता है। अब हम यहाँ पर अगली स्टेप काम में लेंगे कि बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं लिखेंगे भाई, जो भी लिखना है कोष्टक के आगे ही लिखेंगे। फिर अगली स्टेप काम में लेंगे बाईं ओर और दाईं ओर क्रियाकारक और उत्पाद के तत्व के जितने भी परमाणु हैं उनकी संख्या लिखते हैं। देखते हैं बाईं ओर और इधर दाईं ओर उत्पाद है, जो बनता है उत्पाद कहलाता है और जो क्रिया करते हैं उन्हें हम क्रियाकारक या अभिकारक कहते हैं। ये लिख दिया। अब बाईं ओर कौन कौन है? Fe आयरन, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। आयरन की संख्या 1, हाइड्रोजन की संख्या 2 और ऑक्सीजन की संख्या 1। दाईं ओर आयरन की संख्या, हाइड्रोजन की संख्या और ऑक्सीजन की संख्या लिखेंगे। तो आयरन 3 है, हाइड्रोजन 2 और यहाँ देखिए ऑक्सीजन 4 है। हमने एक सूची बना ली और दोनों ओर क्रियाकारक और उत्पाद के तत्व के परमाणुओं की संख्या लिख दी। और अब अगला स्टेप है हमारा कि सबसे अधिक कौन से तत्व के परमाणुओं की संख्या है। यहाँ पर हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि उत्पाद की ओर जो ऑक्सीजन है उसके 4 परमाणु भाग ले रहे हैं, जबकि क्रियाकारक में ऑक्सीजन का केवल एक ही परमाणु है। तो सबसे पहले इसे ही हम संतुलित करने का प्रयत्न करेंगे। ऑक्सीजन 4, तो इस ओर भी हम 4 करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पर 4 लिख देते हैं
ऑक्सीजन दोनों ओर संतुलित हो जाते हैं, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या 4 लगाते ही 8 हो जाती है। गुणांक होता है ये 4 इंटू 2 8, और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 ही है, तो दाईं ओर भी हम हाइड्रोजन की संख्या यदि 2 के गुणांक में लिख दें तो 4 हो जाएगी। हाइड्रोजन संतुलित हो गई, ऑक्सीजन हो गई। अब Fe देखते हैं, दाईं ओर 3 है, यदि हम बाईं ओर भी आयरन के आगे 3 लिख दें तो आयरन भी संतुलित हो जाता है। अब पुनः हम देखते हैं कि दोनों तरफ संख्या बराबर है या नहीं। आयरन 3, ये 3, देखिए हाइड्रोजन 8, ये 4 दुआ 8 करने का प्रयास करें, तो यहाँ पर हम 2 की जगह 4 लिखेंगे। ये बॉक्स बिगड़ गया था, वापस बन गया। हाइड्रोजन की संख्या इस ओर भी हमें 8 करनी है, तो इसको 4 से गुणा करेंगे। 4 दुआ 8, ये 8 हो गई। इस तरह से ये रासायनिक समीकरण संतुलित हो जाती है। अब पुनः इस समीकरण को लिखते हैं, 3Fe प्लस 4H2O इज इक्वल्स टू Fe3O4 प्लस 4H2। सबसे अंत में हम क्रियाकारक और उत्पाद के तत्वों की भौतिक अवस्थाएं भी दर्शाते हैं। आयरन लोहाय ठोस अवस्था में रहता है, तो यहाँ पर एस लिखेंगे कोष्टक में। जल तरल है, लिक्विड एल। Fe3O4 ठोस अवस्था में तो एस, और हाइड्रोजन गैस है तो हमें रासायनिक समीकरण लिखते समय इनकी भौतिक अवस्थाएं जरूर लिखनी चाहिए। भौतिक अवस्थाएं लिखने के लिए कुछ चिन्ह है। ठोस है तो ठोस के लिए एस लिखा जाता है, गैस के लिए जी, तरल है तो वहां पर हम एल लिखेंगे। अगर जलीय है, जल में घुला हुआ है, तो उसे एक्वस लिखेंगे, एक। पदार्थ की सांद्रता को बताने के लिए अगर अधिक सांद्र है तो अधिक के लिए कंसंट्रेट लिखेंगे, और कम सांद्र है तो वहां पर हम एक्वस लिखेंगे। हिट एंड ट्राई विधि की सहायता से आप कुछ अन्य और उदाहरण भी हल कर सकते हैं। इसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ये आसान होती जाएगी। आइए देखते हैं हम रासायनिक समीकरण का महत्व। क्या महत्व है इसका? रासायनिक समीकरण लिखने से हम इसमें बनने वाले उत्पाद और भाग लेने वाले क्रियाकारकों की जानकारी मिल जाती है। क्रियाकारक और उत्पाद के द्रव्यमान की जानकारी मिल जाती है। इस तरह से हम रासायनिक समीकरण का महत्व समझ सकते हैं। रासायनिक समीकरण की कुछ कमियां भी है। रासायनिक समीकरण हमें अभिक्रिया के वेग की दर नहीं बता सकती कि अभिक्रिया किस वेग से संपन्न हुई है, और अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थ ठोस है, तरल है या द्रव है, कि भी इससे हमें कोई जानकारी नहीं मिलती। ये इसकी सीमा है। तो रासायनिक समीकरण का महत्व है कि क्रियाकारक एवं उत्पाद की जानकारी मिलती है। जानकारी मिलती है।
क्रियाकारक एवं उत्पाद का द्रव्यमान पता कर सकते हैं। सीमाएं, लिमिटेशंस क्या है? अभिक्रिया की दर पता नहीं होती है कि अभिक्रिया किस वेग से संपन्न हुई है। इसके अलावा क्रियाकारक एवं उत्पाद की भौतिक अवस्था को से तरल है या गैस है, भौतिक अवस्था का पता नहीं चलता है। अगला पॉइंट हम लेते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या नियम है? यह नियम हमें बताता है कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। अभी अभी हमने हिट एंड ट्राई विधि से रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखा है। क्यों संतुलित करते हैं भाई, क्या आवश्यकता हो गई? कंकाली समीकरण तो ठीक थी, क्योंकि किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में कुल द्रव्यमान संरक्षित रहता है। यह हमें द्रव्यमान संरक्षण का नियम बताता है। अतः रासायनिक अभिक्रिया में जब क्रियाकारक और उत्पाद के तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होगी तभी द्रव्यमान समान होगा। अतः हमें समीकरण को संतुलित करना ही पड़ेगा। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट, अर्थात अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षित होता है, संरक्षित रहता है। इसी कारण से हमें समीकरण को संतुलित करना पड़ता है। यह हो गया द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और इसी के साथ हमने अभी अभी सीखा है रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण के बारे में। अगला टॉपिक हम लेते हैं देखिए, हमने अध्याय के शुरू में कहा था कि हम पढ़ रहे रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण। यहाँ पे हम रासायनिक अभिक्रिया पढ़ चुके हैं, रासायनिक समीकरण पढ़ चुके हैं, रासायनिक समीकरण के प्रकार भी पढ़ चुके हैं। कौन कौन से? शब्द समीकरण, शब्दों के रूप में लिखना, रासायनिक समीकरण प्रतीक और सूत्रों की सहायता से प्रकट करना, कंकाली समीकरण, जब समीकरण को संतुलित नहीं किया जाता है तो कंकाली समीकरण होती है। संतुलित रासायनिक समीकरण, जब समीकरण में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान, तो
संतुलित समीकरण कहलाती है। और असंतुलित समीकरण जिसमें दोनों ओर क्रियाकारक और उत्पाद दोनों ओर समान संख्या में तत्व के परमाणु नहीं हो, वो असंतुलित। ये भी हो चुका है। अब रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार हम देखेंगे। कितने प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है, आइए रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। नंबर 1, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, इसी को हम योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। योगात्मक अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया इसे कहेंगे। वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक क्रियाकारक मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे ही संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अभी अभी हमने उदाहरण देखा है कि मैग्नीशियम रिबन को वायु की उपस्थिति में जलाने पर वह मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं, एक एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए ये योगात्मक अभिक्रिया है। कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं, योगात्मक अभिक्रिया है। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलकर जल का निर्माण करती है, योगात्मक अभिक्रिया। कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा चूना जल के साथ क्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर बुझी हुई चूने का निर्माण करता है, योगात्मक अभिक्रिया। कितने ही उदाहरण लिख सकते हैं, आइए लिखते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या अधिक क्रियाकारक मिलकर एकल अर्थात केवल एक ही एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे ही योगात्मक अभिक्रिया कहेंगे। योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। आइए उदाहरण देखते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड बुझा हुआ चूना, इसकी क्रिया हम जल के साथ करते हैं। यह क्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH और ट्वाइस का निर्माण। इसके नीचे इसका नाम भी लिखेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड और जल। इधर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसे बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। यह बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना तो दीपावली पे लाते हैं पुताई करने के लिए सूखा चूना, वही चूना है। जब पानी घोल दिया तो ये लिक्विड तरल बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अर्थात बुझा हुआ चूना। इसकी और कहानी सुन लीजिए। बाजार से लाए कैल्शियम ऑक्साइड, पानी मिलाया, घोल बनाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना बन गया।
इसकी दीवारों पर पुताई की जाती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। जब दीवार पे पुताई कर देते हैं तो उसके पश्चात यह वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण कर लेती है और कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण दीवारों के ऊपर सफेद पपड़ी का निर्माण हो जाता है। उसी के कारण दीवारों पर चमक आती है, सफेद चमक। इसे भी नोट डाल के लिख डालते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, इसकी पुताई कर दी हमने दीवारों पर और वहां पर यह कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कर लेती है और कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसे चूना कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर भी कह सकते हैं, चूना पत्थर। और साथ में जल का निर्माण होता है। पानी तो बन के उड़ जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर, इसकी दीवार के ऊपर पपड़ी आ जाती है। एक बार और समझिए, हम पढ़ रहे हैं संयोजन अभिक्रिया। कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है और ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब पुताई कर देते हैं तो वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट चूने पत्थर का निर्माण करता है और साथ में जल बनता है। इस कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 के कारण ही दीवारों पर चमक आती है और पपड़ी बनती है। चलो अन्य उदाहरण लेते हैं। नंबर 1 उदाहरण, कैल्शियम ऑक्साइड के पश्चात Mg+O2 ट्वाइस ऑफ MgO। और उदाहरण लेते हैं C+O2 CO2। इतने ही उदाहरण ले सकते हैं, संयोजन अभिक्रिया आपके अच्छे से समझ में आ गई। अगली लेते हैं वियोजन अभिक्रिया। नंबर 2 वियोजन अभिक्रिया। इसी का नाम वियोजन अभिक्रिया का अपघटन अभिक्रिया भी है। अपघटन अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं जिनमें एक एकल क्रियाकारक टूटकर एक से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है तो उन अभिक्रियाओं को वियोजन या अपघटन की अभिक्रियाएं कहते हैं। आइए लिख डालते हैं इसे। वे अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जिनमें एक पदार्थ टूटकर या वियोजित होकर एक से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, उत्पाद का निर्माण करता है। तो वे अभिक्रियाएं तो वे अभिक्रियाएं अपघटन की अभिक्रियाएं कहलाती है। अभिक्रियाएं कहलाती है। देखिए, नए पदार्थ कब बनते हैं? जब पदार्थों के मध्य रासायनिक बंध टूटते हैं और नए बंधों का निर्माण होता है। अपघटन की अभिक्रियाओं में पदार्थ के टूटने के लिए इन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अर्थात ये अभिक्रियाएं ऊष्माशोषी अभिक्रिया की तरह कार्य करती हैं। इन अभिक्रियाओं में बंधों को तोड़ने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है या ये लेती है, वो जिस तरह से प्राप्त करेगी उसी के अनुसार उन अभिक्रियाओं का नामकरण कर दिया जाता है। जैसे कोई पदार्थ ताप के कारण टूटता है तो वह तापीय अपघटन अभिक्रिया कहलाएगी, ऊष्मीय अभिक्रिया ऊष्मीय अपघटन कहलाएगी। या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कोई पदार्थ टूटकर नए पदार्थ का निर्माण करता है तो प्रकाशीय अपघटन कहलाएगी। अगर
कोई पदार्थ विद्युत ऊर्जा ग्रहण करके अपघटित होता है तो वह विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाएगी। तो देखते हैं एक उदाहरण, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जो भी थोड़ी देर पहले बना, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर, चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट, नाम जरूर लिखना चाहिए इनका, कैल्शियम कार्बोनेट। यदि इसे गर्म किया जाए तो यह टूट जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे ऊपर की ओर तीर यह अपघटन की अभिक्रिया। अपघटन की अभिक्रियाएं होती हैं, इसी के प्रकार हैं ऊष्मीय या तापीय अपघटन, प्रकाशिक अपघटन, विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन। ऊष्मीय या तापीय अपघटन का एक उदाहरण हमने देखा है, कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर है। प्रकाशिक अपघटन, अगर हम सिल्वर क्लोराइड AgCl या AgBr को प्रकाश की उपस्थिति में रखते हैं तो यह सिल्वर और क्लोरीन में विभाजित हो जाती है। विद्युत अपघटन, एक उदाहरण लेते हैं हम, जल का विद्युत धारा की उपस्थिति में अपघटन, जल का विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन कैसे करेंगे? एक पात्र लेंगे, पात्र लेने के पश्चात इसमें दो इलेक्ट्रोड लगाएंगे, एनोड प्लस कैथोड, एक कुंजी व्यवस्थित कर देंगे, 6 वोल्ट की बैटरी लगा दी, इसमें जल भर देंगे और H2, इसमें कुछ बूंदें अम्ल की डाल देंगे, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाल सकते हैं, तनु HCl डाल देंगे और जैसे ही इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो जल हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है। उदाहरण है अभिक्रिया का H2O, विद्युत धारा H2 प्लस O2। इस तरह से अपघटन अभिक्रिया संपन्न होती है। अब हम देखते हैं अगली रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? ऊष्मा शोषी। क्या होती है समझ? वे अभिक्रियाएं जिन्हें संपन्न होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, अर्थात इन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है, इसलिए इन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है,
ऊष्मा का अवशोषण होता है, उन्हें ऊष्माशोषी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। इसके लिए एक छोटा सा प्रयोग कर सकते हैं आप। एक गिलास में जल भरकर उसमें ग्लूकोज घोल दीजिए, गिलास को पकड़िए, ठंडा महसूस होगा, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। उदाहरण लिखते हैं, लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस। इसे जब ऊष्मा दी जाती है अर्थात गर्म किया जाता है तो यह टूट जाता है। लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब हम लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो यह लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है। यहाँ पर ऊष्मा अवशोषित कर रहा है तभी ये टूट रहा है, अर्थात इसके क्रियाकारक के बंधों को तोड़ने के लिए ऊष्मा देनी पड़ रही और यह एक उत्पाद 3 भागों में टूट गया, अतः इसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे। ऊष्मा का अवशोषण। अगली अभिक्रिया लेते हैं, ऊष्मा शेपी अभिक्रिया। ऊष्मा शेपी अभिक्रिया वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। लिख देते हैं इसे, वे रासायनिक अभिक्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उत्सर्जन होता है, उन्हें ऊष्माक्षेपी ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस कौन सी है? मेथेन गैस, क्योंकि प्रकृति दलदली भूमि से प्राप्त होती है। हमें प्राकृतिक गैस का दहन, CH4 मेथेन, मेथेन का दहन। अगर हम किसी चीज को जलाते हैं तो वह ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीजन से क्रिया कर लेगी और CH4 ऑक्सीजन से क्रिया करके CO2 का निर्माण करती है, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में जल बनता है। साथ में ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। और अन्य उदाहरण देखते हैं, जैसे हमने कैल्शियम ऑक्साइड चूने को पानी में घोला, H2, तो यह अत्यंत ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया संपन्न होती है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो जाता है, CaOH का होल ट्वाइस प्लस ऊष्मा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन क्रिया में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, तो यह भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। हम सब्जियों के छिलके, फल या जैविक पदार्थों को एक जगह डाल देते, कुछ दिनों बाद उनका भी ऑक्सीकरण हो जाता है और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया संपन्न होती है, वहां पर ताप बढ़ जाता है। अगला उदाहरण, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण।
ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। ये बना लेगा तो CO2 प्लस 6 ऑफ H2O, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण प्लस उष्मा। ये हो गई उष्मा सेपी और उष्मा शोषी अभिक्रिया। अगली अभिक्रिया देखते हैं हम पढ़ रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में हमने पढ़ा संयोजन, अपघटन, इसके पश्चात पढ़ा हमने उष्मा शोषी, उष्मा शेपी अभिक्रिया। अब पढ़ते हैं हम अगली अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया। क्या होती है देखिए समझिए। वे अभिक्रियाएं जिनमें एक अधिक सक्रिय क्रियाकारक कम सक्रिय क्रियाकारक को विस्थापित करके उसका स्थान ले लेता है, उनको विस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। वे अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जिनमें एक अधिक सक्रिय क्रियाकारक कम सक्रिय तत्व के परमाणुओं को विस्थापित करके उसका स्थान ले लेता ले लेता है, उन्हें हम विस्थापन की अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर उसका नीला रंग गायब हो जाता है। क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पर आयरन कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है और कॉपर सल्फेट की जगह आयरन सल्फेट का निर्माण कर लेता है, अतः उसका नीला रंग गायब हो। उदाहरण देखिए, एग्जाम्पल CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस Fe क्रिया करके FeSO4 प्लस Cu बनाता है। यहाँ पर कॉपर का अपचयन भी हो रहा है। आयरन अधिक सक्रिय होने के कारण कॉपर को विस्थापित कर देता है और आयरन सल्फेट बना लेता है। इसके पश्चात हम लेते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं जिनमें क्रियाकारकों के आयनों के मध्य आपस में आदान प्रदान, उन्हें हम द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। वे अभिक्रियाएं जिनमें क्रियाकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है।
आदान प्रदान होता है, उन्हें हम द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे सोडियम सल्फेट एवं बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया। सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस बेरियम सल्फेट BaSO4। सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl2। दोनों क्रियाकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान किस तरह से होता है, देखिए। सोडियम सल्फेट टूटता है Na प्लस SO4 माइनस, बेरियम क्लोराइड Ba प्लस और Cl2 माइनस में टूट जाता है और यह क्रिया करके बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का निर्माण करता है। BaSO4 प्लस NaCl, यह द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अगली अभिक्रिया देखेंगे हम, अवक्षेपण की अभिक्रिया। वे अभिक्रियाएं जिनमें अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण की अभिक्रिया कहते हैं। जब हम किसी क्रियाकारक को दूसरे क्रियाकारक में मिलाते हैं तो मिलाने के तुरंत पश्चात जल में अघुलनशील एक गाढ़ा पदार्थ बनता है और पेंदे में बैठ जाता है, उसे ही अवक्षेप कहते हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को जैसे ही मिक्स किया जाता है, एक दूसरे में मिलाया जाता है, तो एक अवक्षेप बनता है बेरियम सल्फेट का, जो तुरंत पेंदे में बैठ जाता है और साथ में सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। तो आइए परिभाषा लिखते हैं, अवक्षेपण की अभिक्रिया। अवक्षेपण की अभिक्रिया। वे अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जिनमें अवक्षेप का निर्माण होता है, इनमें अवक्षेप का निर्माण होता है, उन्हें हम अवक्षेपण की अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे ही एक क्रियाकारक को दूसरे में मिलाया जाता है, तुरंत अघुलनशील एक गाढ़े पदार्थ का निर्माण होता है और वह पेंदे में बैठ जाता है। जैसे एग्जाम लेते हैं, सोडियम सल्फेट Na2SO4, सोडियम सल्फेट में बेरियम क्लोराइड BaCl2 मिलाया जाता है, अवक्षेपण की अभिक्रिया संपन्न होती है और बेरियम सल्फेट का निर्माण होता है BaSO4 और साथ में सोडियम क्लोराइड बनता है NaCl। नाम लिख देते हैं इसका, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड।
और बनता है बेरियम सल्फेट। यह है श्वेत अवक्षय। यहाँ पर हम उल्टा तीर का चिन्ह भी लगा सकते हैं। यह बताता है अवक्षय को। और यह है सोडियम क्लोराइड। ये हो गई अवक्षेपण की अभिक्रिया। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रियाएं। उपचयन और अपचयन। उपचयन एवं अपचयन की अभिक्रिया। ऑक्सीडेशन रिडक्शन। उपचयन को हम ऑक्सीकरण भी कहते हैं, कोष्ठक में लिख देते हैं ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। एक एक करके लेते हैं अब उपचयन। उपचयन की अभिक्रिया क्या होती है? वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का संयोग या जुड़ना अथवा हाइड्रोजन का निकलना। जिन अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन जुड़ती है या हाइड्रोजन निकलती है, उन अभिक्रियाओं को हम उपचयन या ऑक्सीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन या ऑक्सीकरण। लिखते हैं परिभाषा। वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का योग अथवा हाइड्रोजन निकलती हैं, उन्हें ही ऑक्सीकरण की अभिक्रियाएं कहते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हमने पाठ के प्रारंभ में पढ़ा था, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है। कॉपर धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके कॉपर ऑक्साइड का निर्माण करती है। जितने भी उदाहरण ले सकते हैं। एग्जाम्पल Mg प्लस O2 twice of Mg, Cu प्लस O2 CuO, कॉपर ऑक्साइड। ये अवक्षेपण की अभिक्रिया संतुलित कर सकते हैं अपन। आगे देखते हैं अपचयन की अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया। वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना, अर्थात ऑक्सीजन निकलती है या हाइड्रोजन जुड़ती है, दोनों एक दूसरे के विपरीत है। ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक दूसरे के विपरीत। देखते हैं वे अभिक्रियाएं जिनमें
ऑक्सीजन निकलती है अथवा हाइड्रोजन जुड़ती है। अपचयन की अभिक्रिया कहलाती है। वे अभिक्रियाएं जिनमें हाइड्रोजन निकलती है या ऑक्सीजन जुड़ती है अपचयन की अभिक्रियाएं कहलाती है। कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन से कराने पर, आइए एक उदाहरण देखते हैं। कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन से कराते हैं। इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन कॉपर से अलग हो जाती है, अर्थात कॉपर का अपचयन हो जाता है कॉपर ऑक्साइड से कॉपर में, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़कर H2O जल का निर्माण करती है। यह अभिक्रिया अपचयन की अभिक्रिया कहलाती है। क्यों कहलाती है? देखिए, कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन अलग हो रही है और कॉपर धातु अपचयित हो जाती है, और हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन से जुड़कर H2O जल का निर्माण करती है, इसलिए इसे अपचयन की अभिक्रिया कहते हैं। आइए अब देखते हैं अगली अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स नाम है इसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों का योग, रेडॉक्स। इसे अपौपचय अभिक्रिया भी कहते हैं हिंदी में। ऑक्सीकरण और अपचयन, उपचयन प्लस अपचयन दोनों साथ हो रहा है, इसे अपौपचय अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होता है, एक ही अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन हो तो वह अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। आइए देखते हैं उदाहरण। अभी हमने एक अभिक्रिया लिखी, सेम वो की वही अभिक्रिया लिखी। वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन साथ साथ हो, अर्थात एक ही अभिक्रिया में, तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस क्रिया करके कॉपर और जल का निर्माण करते हैं। आइए समझते हैं इसे। कॉपर ऑक्साइड से पहले नाम लिख देते हैं, कॉपर ऑक्साइड, ताकि आपको याद रहे कभी नहीं तो। कॉपर ऑक्साइड, ये कॉपर ऑक्साइड से कॉपर का निर्माण हो रहा है, अर्थात अपचयन हो रहा है, अपचयन।
ऑक्सीजन का निकलना, इस कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन अलग हो रही, तो यह हो गया अपचयन। और दूसरी ओर देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन गैस हाइड्रोजन से जुड़ रही है, अर्थात ऑक्सीजन का संयोग हाइड्रोजन से हो रहा है, तो यह अभिक्रिया ऑक्सीकरण की अभिक्रिया कहलाए। अर्थात एक ही अभिक्रिया में हमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों ही देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ होने के कारण इसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। और हम दूसरे उदाहरण देख सकते हैं, जिंक ऑक्साइड में कॉपर मिलाने पर, जिंक ऑक्साइड में कार्बन मिलाने, जिंक धातु का अपचयन हो जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। यहाँ भी सेम जिंक ऑक्साइड से Zn का निर्माण अपचयन को दर्शाता है, अपचयन। और ऑक्सीजन का संयोग कार्बन से हो रहा है, यह उपचयन अर्थात ऑक्सीकरण को दर्शाता है। और भी अन्य उदाहरण ले सकते हैं। ऑक्सीकरण अपचयन अर्थात रेडॉक्स रिएक्शन के पश्चात अगला टॉपिक लेते हैं हम, संक्षारण या संक्षारण। संक्षारण पहले समझिए संक्षारण को, फिर लिखते हैं। धातुएं आर्द्रता एवं अम्ल की उपस्थिति में अपनी ऊपरी परत को समाप्त कर देती है, अर्थात धातुएं नमी अथवा आर्द्रता के प्रभाव में आकर या अम्ल के प्रभाव में आकर ऊपरी परत को नष्ट कर देती है, इसे ही संक्षारण कहते हैं, अर्थात जंग लगना। जैसे बरसात में लोहे से बनी वस्तुओं के ऊपर जंग लग जाए, अर्थात उसका संक्षारण हो जाता है। सिल्वर या चांदी सल्फर से क्रिया करके काली पड़ जाती है। कॉपर तांबे से बनी वस्तुएं संक्षारित होकर उनके ऊपर हरे रंग की परत जम जाती है। बैटरी के जो टर्मिनल बने होते हैं उनके ऊपर हरे रंग की परत आपने अवश्य देखी होगी। संक्षारण का क्या प्रभाव पड़ता है? प्रभाव है इसका हानि के रूप में। इससे हमारी जो कीमती धातुएं होती है उनसे बने हुए उपकरण खराब हो जाते हैं। संक्षारण से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? लोहे से या धातुओं से बनी वस्तुओं के ऊपर पेंट करना चाहिए, ग्रीस या ऑयल का लेप कर देना चाहिए। ये लिखते हैं संक्षारण। धातुएं आर्द्रता या नमी अथवा अम्ल के प्रभाव में, अम्ल के प्रभाव में आकर बाहरी परत को नष्ट कर देती है, इसे ही संक्षारण कहते हैं। धातुओं की ऊपरी परत का नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। जैसे
लोहे पर जंग का लगना, लोहे के ऊपर जंग का लगना। चांदी पर काली परत का चढ़ना। देखिए भाई, लोहे पर जंग लगता है Fe+H2O, और यहाँ पर चांदी पर काली परत Ag+S, सिल्वर सल्फर से क्रिया करती है। और एक अन्य उदाहरण कॉपर या तांबा पर हरे रंग की परत चढ़ना। पर इसमें भी संचारण देखने को हमें मिलता है। संचारण से बचाव के लिए क्या कर सकते हैं हम? बचाव, धातुओं पर पेंट करना, पेंट कर देना चाहिए। ऑयल या ग्रीस का लेप, ग्रीस का लेपन, इस तरह से हम धातुओं को संक्षारित होने से बचा सकते हैं। इसके अलावा गैल्वेनीकरण के द्वारा भी हम धातुओं को बचा सकते हैं। इससे हमें बहुत कीमती वस्तुओं को नष्ट होने से बचा सकते हैं। लोहे से बने खिड़की दरवाजे के अलावा कार, जहाज, पुल, कई ऐसे महंगे महंगे उपकरण हैं जिन्हें हम बचा सकते हैं। आइए अगला टॉपिक देखते हैं। संचारण के पश्चात विकृत गंधिता। विकृत गंधिता, आइए पहले समझते हैं। यदि हम तेल और वसा युक्त खाद्य वस्तुओं को लंबे समय तक रखते हैं तो उनकी गंध और स्वाद परिवर्तित हो जाता है, अर्थात वे खाने योग्य नहीं रहते हैं। इसे ही हम विकृत गंधिता कहें। क्यों हो जाती है? लंबे समय तक रखे रहने पर खाद्य सामग्री का बिगड़, अर्थात ये वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाती है और अपने गुणों को नष्ट कर देती है, फिर ये खाने योग्य नहीं रहती। इससे बचने के लिए सीधे वायु के संपर्क में आने से बचना चाहिए, अर्थात इन्हें एयर टाइट डिब्बों में बंद करना चाहिए या फिर इनमें एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ मिलाए जाते हैं। यही कारण है कि आलू के चिप्स में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। आइए लिखते हैं विकृत गंधिता। खाद्य सामग्री लंबे समय तक रखी रहने पर अपना स्वाद एवं गंध खो देती है, खो देती है। इसे ही विकृत गंधिता कहते हैं। वायु में उपस्थित, वायु में
उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाती है, ऑक्सीकृत हो जाती है और खाने योग्य नहीं रहती है। अतः इसमें इसमें किसमें, खाद्य सामग्री में एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीडेंट पदार्थ मिलाए जाते हैं और वह ऑक्सीजन से क्रिया नहीं कर पाती। यही कारण है कि चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। नाइट्रोजन गैस सक्रिय गैस है, इससे क्रिया नहीं कर पाती है, अर्थात उनका ऑक्सीकरण नहीं होता। और इसी के साथ हमारा ये रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण नामक अध्याय 1 समाप्त हो जाता है। इसका आपको अच्छे से अध्ययन करना है, बार-बार रिवीजन करना है परीक्षा तक, तो आप पूरे 6 अंक ले पाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।